मेरी माँ 1000 साल पुरानी जियांगशी ज़ॉम्बी है। मेरे पिता 10,000 साल पुराने दानव राजा हैं। मेरी दादी धरती के दुष्ट प्रेतों की महारानी है और मेरे दादा तो 10 यमराजों में सबसे शक्तिशाली चक्रवर्ती यमराज है। यहां तक कि हमारे घर का काला कुत्ता भी लिनशान पर्वत का आतंक मचाने वाला काला भालू दानव है। लेकिन मैं एक बिल्कुल साधारण इंसान हूं। ये बात मुझे तब पता चली जब मैं ड्रैगन देश लॉन्गुओ की ओर से डरावने सर्वाइवल गेम में चुना गया। जिस भूतिया डंगन से पूरी दुनिया के खिलाड़ी कांपते थे, वहां के सभी भूत प्रेत मेरे सामने सिर झुकाकर सम्मान करने लगे। तभी मुझे पता चला कि मेरे पूरे पूर्वज दरअसल भयावह दुनिया के सबसे बड़े शासक और दिग्गज हैं। रात के ठीक 12 बजे घड़ी ने घंटी बजाई और मैं अचानक डरावने खेल की दुनिया में स्थित एक भूतिया अस्पताल में पहुंचा दिया गया। तभी मेरी आंखों के सामने एक सफेद कागज प्रकट हुआ। बेटा, तुम आ गए। मां तुम्हें बहुत याद कर रही थी। जैसा कि तुम देख सकते हो, भयावह दुनिया धीरे धीरे वास्तविक दुनिया पर कब्जा कर रही है। एक जीवित इंसान होने के कारण तुम्हें इस डरावने खेल में चुना गया है। लेकिन चिंता मत करो, इस दुनिया का 10वां हिस्सा पहले ही हमारे नियंत्रण में है। अफसोस, हमारी शक्तिशाली भूत ऊर्जा हमें अपने क्षेत्रों से बाहर निकलने नहीं देती। इसलिए केवल तुम ही ऐसे जीवित इंसान हो जो इस भयावह दुनिया में स्वतंत्र रूप से घूम सकते हो और हमारे परिवार का रक्त रखते हो। हम तुम्हें भय सम्राट, हॉरर किंग बनने तक हर संभव सहायता देंगे। जब तुम उस स्तर तक पहुंच जाओगे, तब हमारे साथ मिलकर वास्तविक दुनिया को इस भयावह संसार के आक्रमण से बचा सकोगे। हालांकि हमारी शक्ति इतनी अधिक है कि हम सीधे निम्न स्तर के डंगन में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने अधीनस्थों को तुम्हारी सहायता के लिए भेजेंगे। जैसे ही वह सफेद कागज जलकर राख हुआ, उसके भीतर से एक हीरे की अंगूठी नीचे गिर पड़ी। मैंने आश्चर्य से अपनी आंखें फैला दी। ये तो मां और पिताजी की शादी की अंगूठी थी। प्रमाणन अंगूठी, सर्टिफिकेशन रिंग। जो भी इसे पहनता है, उसे भूतिया गुट के युवराज के रूप में मान्यता मिलती है। कोई भी भूत उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिलहाल इस रहस्य के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। उसी समय अस्पताल का परिचय भी मेरे सामने प्रकट हुआ। ये एक ऐसा अस्पताल है जहां केवल भूत प्रेत और राक्षसों का इलाज किया जाता है। यह भूतिया गुट के अधीन है। अस्पताल का बोझ कम करने के लिए खिलाड़ियों को अस्पताल के मार्गदर्शक की सहायता से रोगियों का इलाज करना होगा। यदि तुम सफलतापूर्वक 10 रोगियों का इलाज कर लेते हो, तो ये डंगन पार कर लोगे। चेतावनी, मार्गदर्शक की सलाह अवश्य मानना। यदि किसी रोगी को क्रोधित कर दिया, तो वह तुम्हारे शरीर का कोई हिस्सा अपना भोजन बना सकता है। मैं मन ही मन मुस्कुराया। क्या संयोग है, ये तो मेरी मां के नियंत्रण वाला इलाका निकला। इसी दौरान वास्तविक दुनिया में अरबों लोग अपने अपने देशों के खिलाड़ियों का लाइव प्रसारण मोबाइल फोन पर देख रहे थे। क्या यही हमारे ड्रैगन देश का प्रतिनिधि है? क्या कोई इसे पहचानता है? उधर ड्रैगन देश के सर्वोच्च सैन्य कमांड सेंटर की बड़ी स्क्रीन भी जगमगा उठी। रिपोर्ट, तकनीकी विभाग ने चेहरे की पहचान के माध्यम से खिलाड़ी की जानकारी खोज ली है। उम्र 22 वर्ष, एक साधारण कॉलेज छात्र, कोई विशेष क्षमता दर्ज नहीं है। और लाइट हाउस देश अमेरिका के खिलाड़ी की जानकारी भी मिल गई है। वह 32 वर्ष का मरीन अधिकारी है। अपनी उम्र के सबसे बेहतरीन दौर में है और उसे वास्तविक युद्ध का अनुभव भी है। इसके मुकाबले हमारा खिलाड़ी बहुत पीछे है। इस बार का डरावना खेल शायद हमारे लिए शुभ नहीं होगा। धत तेरे की, हम अब और हार नहीं सकते। हर बार डंगन पार करने में असफल होने पर न केवल हमारे देश के संसाधन घट जाते हैं, बल्कि नागरिकों की औसत आयु भी कम हो जाती है। अगर यही चलता रहा तो लाखों लोगों की जान चली जाएगी। लेकिन अभी निराश मत हो सकता है कि किन चंगकोंग की बुद्धिमत्ता बहुत ऊंची हो। और मत भूलो, हर डंगन में हमें अपने खिलाड़ी को 3 बार संकेत भेजने का अवसर मिलता है।
उधर भयावह दुनिया में मेरा कमरे का दरवाजा अचानक खुल गया। इंटर्न डॉक्टर छिन चांगकोंग, जल्दी बाहर आइए, अस्पताल के निदेशक डीन ने आपको बुलाया है। लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा, ऐसा लगा मानो उसने कोई बेहद डरावनी चीज देख ली हो। वो घबराकर कई कदम पीछे हट गया और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। मैंने भौहें सिकोड़ते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। क्या हुआ? वो घबराकर बोला। नहीं, कुछ नहीं। बस आपके शरीर से एक अजीब और बेहद भयावह आभा महसूस हुई। इतना कहकर वो उठ खड़ा हुआ और बुदबुदाया। अजीब है, वह आभा अचानक गायब कैसे हो गई? ये देखकर मैं सब समझ गया। लगता है ये भूतिया अस्पताल सचमुच मेरी मां के नियंत्रण में है। क्या अस्पताल की निदेशक भी मां ही होंगी? ये दृश्य लाइव प्रसारण के माध्यम से दुनिया भर के 1 अरब से अधिक दर्शकों ने देखा। चैट में टिप्पणियों की बाढ़ आ गई। अभी अभी क्या हुआ? वो भूत डॉक्टर इतना डरा हुआ क्यों लग रहा था? क्या हमारे खिलाड़ी में कोई सम्राट जैसी दबंग आभा, किंग्स ऑयरा है, जिसने भूत को ही डरा दिया? वैसे वो भूत डॉक्टर देखने में काफी सुंदर है। सुंदर? पड़ोसी बाकारा देश के खिलाड़ी की तो एक बाह ही खा ली गई है। अब तक 73 देशों के खिलाड़ियों की बाहें नोचकर खाई जा चुकी हैं, सिर्फ इसलिए कि वे भूतों को देखकर जोर से चीख पड़े और उन्हें गुस्सा दिला दिया। तो इसका मतलब है कि हमारे ड्रैगन देश के खिलाड़ी की मानसिक शक्ति बहुत मजबूत है। कुछ ही देर में सभी लोग अनुमान लगाने लगे कि शायद छिन चांगकोंग के पास कोई विशेष शक्ति है। मैं नर्स के साथ अस्पताल के निदेशक के कार्यालय के बाहर पहुंचा। नर्स दरवाजे पर ही रुक गई। ऐसा लग रहा था कि वह अंदर जाने से भी डर रही हो। उसने केवल इशारे से मुझे अंदर जाने को कहा। मैंने उत्सुकता से दरवाजा खोला, लेकिन अंदर मेरी मां नहीं थी। मेरे सामने एक फटे मुंह वाली भूतनी, कुछ इसक्योना जैसी, खड़ी थी। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही अस्पताल की निदेशक तेजी से मेरी ओर आई। उनके चेहरे पर खुशामद भरी मुस्कान थी। उन्होंने थोड़ा झुककर अत्यंत सम्मानपूर्वक कहा, क्या आप श्री छिन चांगकोंग हैं? मैंने शांत भाव से सिर हिलाया। यह देखकर उनके चेहरे की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। मैं इस भूतिया अस्पताल की निदेशक हूं। मेरा नाम तो मुझे खुद भी याद नहीं है। आप मुझे जिस नाम से चाहें बुला सकते हैं। इस मिशन में मैं आपकी मार्गदर्शक, गाइड रहूंगी और इस डरावने खेल का कार्य पूरा करने में आपकी सहायता करूंगी। यदि आप तैयार हैं तो कृपया मेरे साथ उपचार कक्ष, कंसल्टेशन रूम चलिए। मैंने मन ही मन सोचा, जब स्वयं अस्पताल की निदेशक मेरा मार्गदर्शन कर रही हैं, तो यह मिशन पूरा करना तो बेहद आसान होना चाहिए। रास्ते भर जितने भी भूत दिखाई दिए, वे निदेशक को देखते ही तुरंत रास्ता छोड़ देते। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि जरा सी आवाज भी निकाले। करीब 10 मिनट बाद हम एक विशाल उपचार कक्ष में पहुंचे। कमरे में सिर्फ कुछ अस्पताल के बिस्तर ही नहीं थे। दीवारों पर आरी, बड़े चाकू, कुल्हाड़ियां और तरह तरह के डरावने औजार भी टंगे हुए थे। पूरा कमरा किसी यातना गृह जैसा दिखाई दे रहा था। निदेशक ने मुझे मुख्य कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। वह स्वयं मेरे बगल में खड़ी हो गई ताकि जरूरत पड़ने पर सलाह दे सके। सब कुछ तैयार होने के बाद उन्होंने दरवाजे की ओर देखा और आवाज लगाई, डॉक्टर, पहले मरीज को अंदर भेजो। अगले ही पल धम 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 भारी कदमों की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। एक विशालकाय राक्षस अंदर आया। उसने मुझे घूरते हुए गरज कर कहा, तो आज तुम मेरे डॉक्टर हो? सुना है तुम अभी इंटर्न हो। जल्दी मेरा इलाज करो। मेरा पेट दर्द से फटा जा रहा है। अगर तुमने मुझे ठीक नहीं किया तो मैं तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और उन्हें सिलकर अपने शरीर का हिस्सा बना लूंगा। मैंने उसकी ओर देखा। वह राक्षस लगभग 2 मीटर लंबा था। किसी सामान्य इंसान के लिए उसके सामने खड़ा रहना भी आसान नहीं था। अगर कोई साधारण इंसान उसके एक ही वार की चपेट में आ जाए तो मरना तय था। बच भी गया,
तो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाता। लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं डरा। मैंने ठंडे स्वर में कहा, जरा अपनी आवाज नीचे रखो। तुम यहां इलाज कराने आए हो या गुंडागर्दी करने? अगर ठीक होना चाहते हो तो चुपचाप मेरा साथ दो और मुझसे सम्मान से बात करो। मेरी बात सुनकर अस्पताल की निदेशक हैरानी से मुझे देखने लगी। वहीं फेंगशी राक्षस, फ्रैंकेनस्टीन जैसे टुकड़ों से बना राक्षस की आंखें भी फैल गई। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। लाइव प्रसारण देख रहे 1 अरब से भी अधिक ड्रैगन देश के दर्शकों की सांसें थम गई। हमारा खिलाड़ी तो सचमुच मौत को दावत दे रहा है। अगर मरीज को गुस्सा आ गया तो वो खिलाड़ी को ही खा जाएगा। मुझे लगता है अगले ही पल उसका अंत होने वाला है। क्या निदेशक उसकी मदद नहीं करेंगी? आखिर वही तो गाइड है। नहीं, वे सिर्फ इस खेल की एनपीसी हैं। वे सीधे हस्तक्षेप नहीं करेंगी। इस समय निदेशक मेरे पीछे खड़ी थी, जरूरत पड़ने पर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार। लेकिन जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राक्षस का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। उसने सिर झुकाकर कहा, डॉक्टर, मुझसे गलती हो गई। कृपया मेरा इलाज कर दीजिए। पेट का दर्द अब सहन नहीं हो रहा। स्पष्ट था कि उसके लिए दर्द गुस्से से भी ज्यादा असहनीय था। मैंने शांत स्वर में कहा, पहले अपना परिचय दो, फिर अपने लक्षण बताओ। राक्षस बोला, मैं एक फेंगशी राक्षस हूं। वो आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही दर्द से कराह उठा। तभी अस्पताल की निदेशक आगे बढ़ी और समझाने लगी। फेंगशी राक्षस दुष्ट आत्माओं और शापित जादूगरों की एक जाति है। इन्हें अपने शिकार के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें अपने शरीर में सिलना बहुत पसंद होता है। वे जितने शक्तिशाली जीवों को मारते हैं, उनके उतने ही मजबूत शरीर के हिस्से अपने शरीर में जोड़ लेते हैं और इसी तरह लगातार शक्तिशाली बनते जाते हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है लालच। ज्यादातर फेंगशी राक्षस पुराने शरीर के हिस्सों को कभी नहीं हटाते। वे बस नए नए टुकड़े सिलते रहते हैं। उनकी बात सुनकर मैं राक्षस के पास गया। उसके लगातार हिलते डुलते पेट को ध्यान से देखने लगा। अचानक मेरे दिमाग में एक साहसी विचार आया। अगर इसका पूरा शरीर अलग अलग मांस के टुकड़ों से बना है और ये कभी अतिरिक्त मांस नहीं निकालता, तो क्या यह संभव है कि वे अतिरिक्त टुकड़े आपस में मिलकर एक नया फेंगशी राक्षस बनने लगे हों? मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। मैंने तुरंत कहा, जल्दी बिस्तर पर लेट जाओ। ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि तुम गर्भवती हो। हमें तुम्हारे पेट से बच्चे को निकालना होगा। राक्षस स्तब्ध रह गया। क्या कहा? मैं फेंगशी राक्षस हूं और मैं नर हूं। मैं गर्भवती कैसे हो सकता हूं? यह सुनकर पूरे ड्रैगन देश के दर्शक भी दंग रह गए। क्या बकवास है! ये भूत है। ये गर्भवती कैसे हो सकते हैं? कई लोगों ने निराश होकर आंखें बंद कर ली। उन्हें लगा कि अब खेल हारना तय है। उधर सर्वोच्च सैन्य कमांड सेंटर में बैठे अधिकारी घबरा गए। उन्होंने तुरंत दूसरे देशों के खिलाड़ियों की स्थिति जांचना शुरू कर दी। उम्मीद थी कि शायद किसी और खिलाड़ी ने सही इलाज ढूंढ लिया हो और वे उसका संकेत अपने खिलाड़ी तक पहुंचा सके। लेकिन काफी देर खोजने के बाद उन्हें हैरान करने वाली सच्चाई पता चली। दूसरे देशों के खिलाड़ी अभी तक अपने अपने गाइड को खुश करने में ही लगे थे। गाइड के सवालों और परेशानियों के सामने वे पूरी तरह घबरा गए थे। यहां तक कि किसी ने भी अभी तक मरीज की सही जांच शुरू नहीं की थी। एक और अधिकारियों को राहत मिली कि हमारे खिलाड़ी का गाइड बेहद सहयोगी था, लेकिन दूसरी ओर उन्हें डर था। अगर निदान गलत निकला तो राक्षस उसी समय उसे जिंदा खा जाएगा। केवल अस्पताल की निदेशक ही उत्साहित थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, अविश्वसनीय, इसने इतनी जल्दी सही बीमारी पहचान ली। मैंने फेंगशी राक्षस से कहा, अब भी क्या सोच रहे हो? क्या तुम यही दर्द सहते रहना चाहते हो? शायद मेरी आखिरी बात का असर हुआ। वह मुश्किल से बिस्तर पर चढ़ गया, फिर बोला,
मानव डॉक्टर, मैं तुम पर भरोसा करता हूं, लेकिन अगर तुम मेरा इलाज नहीं कर पाए तो फिर मुझे निर्दयी मत कहना। मैंने दीवार से 5 सबसे मोटी लोहे की जंजीरें उतारी, उन्हें उसकी ओर फेंकते हुए कहा, खुद को इन जंजीरों से बिस्तर पर बांध लो। राक्षस ने हैरानी से पूछा, डॉक्टर, कम से कम मुझे इलाज की योजना तो बता दो ताकि मुझे भी भरोसा रहे। मैंने बेपरवाही से जवाब दिया, बताने से भी तुम समझोगे नहीं। अगर बीमारी बढ़ गई और तुम्हारा शरीर फट गया तो फिर मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हारा इलाज नहीं किया। मेरी बात सुनकर राक्षस फिर से चौंक गया। शरीर फट जाएगा? अभी तो तुम कह रहे थे कि मैं गर्भवती हूं। क्या गर्भ होने से शरीर फट भी सकता है? मैं मन ही मन सोच रहा था, अगर मेरा अनुमान सही है तो इस क्रूर प्रजाति का बच्चा बड़ा होने के लिए अपनी ही मां, मेजबान शरीर को खा जाएगा, फिर उसका शरीर चीरकर बाहर निकलेगा। लेकिन मुझे उससे और बहस करने का कोई शौक नहीं था। मैंने ठंडे स्वर में कहा, इलाज कराना है या नहीं? अगर नहीं कराना तो बाहर निकलो। दूसरे मरीजों का समय बर्बाद मत करो। शायद मेरा आत्मविश्वास और कठोर रवैया देखकर वो पूरी तरह विश्वास कर बैठा। आखिरकार उसने बिना कुछ कहे खुद को उन भारी लोहे की जंजीरों से कसकर बांध लिया। मेरी इस पूरी कार्यवाही को देखकर अस्पताल की निदेशक भी मन ही मन हैरान रह गई। आखिर ये लड़का भूतिया गुट के किस महान शासक का वंशज है? ये तो केवल एक साधारण इंसान है, फिर भी इतने भयानक और हिंसक फेंगशी राक्षस के सामने जरा भी नहीं डरा। अगर इसने एक पल के लिए भी डर दिखाया होता तो ये राक्षस तुरंत बेकाबू हो जाता। मैं तो इसे बचाने के लिए पहले से तैयार थी, लेकिन लगता है मेरी चिंता बेकार थी। ड्रैगन देश के लाइव प्रसारण में बैठे दर्शक भी पूरी तरह उलझ गए। अरे यार, ये फेंगशी राक्षस इतना डरावना दिखता है, फिर भी हमारे खिलाड़ी की हर बात क्यों मान रहा है? मुझे तो लग रहा है कि ये राक्षस हमारे खिलाड़ी के आत्मविश्वास से पूरी तरह डर गया है। उधर मैंने दीवार से एक इलेक्ट्रिक चेंसो उठाया और राक्षस की ओर बढ़ने लगा। उसे देखते ही फेंगशी राक्षस घबरा गया। डॉक्टर, रुको, ये क्या करने वाले हो? मैंने बिल्कुल सामान्य स्वर में कहा, इसी से तुम्हारा सीजेरियन, पेट का ऑपरेशन करूंगा। फेंगशी राक्षस पूरी तरह स्तब्ध रह गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम मेरा इलाज नहीं कर रहे, तुम तो मुझे मारना चाहते हो। मुझे छोड़ दो। सिर्फ वही नहीं, लाइव प्रसारण देख रहे करोड़ों दर्शक भी सन्न रह गए। क्या सच में कोई चेंसो से ऑपरेशन करता है? ये इलाज है या हत्या? पेट चीरने के बाद क्या ये राक्षस जिंदा भी बचेगा? लेकिन मैंने उसकी चीखों की बिल्कुल परवाह नहीं की। मैंने चेंसो की रस्सी खींची। घरर, अगले ही पल मैंने चेंसो सीधे उसके पेट पर चला दिया। बहुत दर्द हो रहा है, मैं इलाज नहीं करवाऊंगा। कृपया मुझे छोड़ दो। वह पूरी ताकत से छटपटाने लगा, लेकिन भारी लोहे की जंजीरों में बंधा होने के कारण वो जरा भी हिल नहीं सका। कुछ ही क्षणों में उसका पेट पूरी तरह खुल गया और उसके भीतर एक छोटा फेंगशी राक्षस दिखाई दिया। यह दृश्य देखकर पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। सचमुच उसके पेट में एक छोटा राक्षस था। इस लड़के ने इतनी जल्दी बीमारी पहचान ली। क्या यह पहले कभी भूतों का डॉक्टर रह चुका है? वह छोटा राक्षस लगभग आधे इंसान जितना बड़ा था। उसकी आंखों में साफ बुद्धि दिखाई दे रही थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने अपनी लंबी जीभ बाहर निकाली। ऐसा लग रहा था मानो अगले ही पल मुझ पर झपटकर मुझे खा जाएगा। आखिर भूतों की क्रूरता और खून की प्यास तो उनकी जन्मजात प्रवृत्ति थी। मैंने बड़े राक्षस की ओर देखा और शांत स्वर में पूछा, क्या तुम इस बच्चे को पालना चाहते हो? अगर नहीं तो मैं अभी इसी वक्त से मार देता हूं। फेंगशी राक्षस पूरी तरह स्तब्ध रह गया। तो मैं सचमुच गर्भवती था? यही मुझे इतने दिनों से दर्द दे रहा था। मैं इसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मैंने छोटे राक्षस को जमीन पर रखा।
फिर चेनसो उठाकर सीधे उसके ऊपर चला दिया। छपाक! एक पल में चारों ओर खून और मांस के टुकड़े बिखर गए। ये देखकर फेंगशी राक्षस के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने मन ही मन सोचा, ये इंसान इतना शांत कैसे है? इसके लिए किसी भूत को मारना मानो बिल्कुल मामूली बात हो। मैंने छोटे राक्षस की लाश एक तरफ फेंकी, फिर उसकी ओर देखकर पूछा, अब पेट में दर्द हो रहा है? उसने ध्यान से महसूस किया। अभी कुछ देर पहले जो पेट में मरोड़ उठ रही थी वह पूरी तरह गायब हो चुकी थी। अब केवल ऑपरेशन के घाव का दर्द बाकी था, लेकिन अब उसमें शिकायत करने की हिम्मत नहीं थी। उसने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, अब बिल्कुल दर्द नहीं है। मैंने फिर पूछा, जब तुम फेंगशी राक्षस हो तो अपने शरीर को खुद सिलना तो तुम्हें आता ही होगा, है ना? ऑपरेशन सफल होने के बाद फेंगशी राक्षस ने अपनी कमर से एक छोटी सी छुरी निकाली और मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, डॉक्टर, ये मेरी मांस काटने वाली विशेष छुरी है। मैं इसे आपको उपहार में देता हूं। फेंगशी मास्टर। ये हथियार फेंगशी राक्षस अपने शरीर के भीतर धातुओं को गलाकर स्वयं बनाते हैं। इससे किसी भी लक्ष्य के शरीर का एक निश्चित अंग काटा जा सकता है। हालांकि जितना बड़ा अंग काटने की कोशिश होगी, सफलता की संभावना उतनी ही कम होगी। ये छुरी देते समय फेंगशी राक्षस के चेहरे पर साफ दर्द दिखाई दे रहा था। स्पष्ट था कि वो अपने सबसे कीमती हथियारों में से एक मुझे दे रहा था। उसने झिझकते हुए पूछा, डॉक्टर, क्या अब और कोई काम है? अगर नहीं तो क्या मैं जा सकता हूं? मैं मन ही मन मुस्कुरा दिया। लगता है अभी अभी हुए ऑपरेशन ने इसे सचमुच बुरी तरह डरा दिया है। अगर मुझे पहले से ये ना पता होता कि ये पूरा अस्पताल मेरी मां के नियंत्रण में है, तो शायद मैं भी इतना निडर होकर व्यवहार नहीं कर पाता। मैंने हाथ हिलाकर उसे जाने का इशारा कर दिया। उधर ड्रैगन देश के सर्वोच्च रणनीतिक मुख्यालय में बैठे अधिकारी मेरी तारीफ किए बिना नहीं रह सके। ये लड़का शुरुआत से अंत तक बिल्कुल शांत रहा। इसकी असली पहचान निश्चित ही साधारण नहीं है। अभी तक सभी लोग मेरे प्रदर्शन में इतने व्यस्त थे कि दूसरे देशों की स्थिति देखने का समय ही नहीं मिला। लेकिन जैसे ही उन्होंने दूसरे देशों का हाल देखा, सब दंग रह गए। ड्रैगन देश को छोड़कर एक भी देश का खिलाड़ी अपने पहले मरीज का सफल इलाज नहीं कर पाया था। हर जगह खिलाड़ी हिंसक मरीजों के हाथों बुरी तरह पीटे जा रहे थे। अब तक 10 देश पूरी तरह प्रतियोगिता से बाहर हो चुके थे। 30 देशों के खिलाड़ी स्थायी रूप से अपंग हो चुके थे। जिज्ञासा के कारण अधिकारियों ने भारत के एक खिलाड़ी अमीहर की रिकॉर्डिंग चलाई। उसका मार्गदर्शक एक सड़ागला बदबूदार ज़ॉम्बी था। ज़ॉम्बी ने पूछा, क्या तुम इस बार के इंटर्न डॉक्टर हो? अमीहाल ने डरते हुए सिर झुकाकर कहा, जी, मैं ही अमीहाल हूं। ज़ॉम्बी तुरंत चिल्लाया, क्या तुमने खाना नहीं खाया? जोर से बोलो। हमारे मरीज बेहद खतरनाक राक्षस हैं। उनका इलाज करने के लिए ताकत चाहिए। डरपोक लोग भूत डॉक्टर नहीं बन सकते। अमीहाल तुरंत सीधा खड़ा हुआ और जोर से बोला, मैं ही अमीहाल हूं। लेकिन उसकी उम्मीद के विपरीत ज़ॉम्बी और भी गुस्सा हो गया। मरीजों से नरमी से बात करनी चाहिए। इतना जोर से चिल्लाओगे तो वे नाराज हो जाएंगे। अगर उन्होंने अस्पताल तोड़ दिया तो सजा के तौर पर तुम्हारी एक उंगली काटता हूं। इतना कहकर वो बिजली की गति से अमीहाल के सामने पहुंचा और उसकी छोटी उंगली दांतों से काटकर अलग कर दी। अमीहाल दर्द से चीख उठा, लेकिन ज़ॉम्बी का चेहरा और भी डरावना होता देख उसने तुरंत अपनी चीख दबा ली और दांत भींचकर खड़ा रहा। ज़ॉम्बी ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। चलो, अब मरीजों के पास चलते हैं। ये सब देखकर ड्रैगन देश के अधिकारी एक दूसरे को देखने लगे। हमारे मार्गदर्शक और बाकी देशों के मार्गदर्शकों के व्यवहार में इतना अंतर क्यों है? उन्होंने कई और देशों की रिकॉर्डिंग देखी। परिणाम लगभग हर जगह एक जैसा था। लगभग सभी मार्गदर्शक अजीब स्वभाव के, हिंसक और अपमानजनक थे। जो कुछ अमीहाल के साथ हुआ था
वैसा ही कई दूसरे खिलाड़ियों के साथ भी हो रहा था। धीरे धीरे पूरी दुनिया का ध्यान मेरी ओर जाने लगा। विदेशों के हजारों दर्शक ड्रैगन देश के लाइव प्रसारण में आने लगे। ये अन्याय है। तुम्हारे खिलाड़ी को खुद अस्पताल की निदेशक मार्गदर्शन दे रही है। वो न केवल सुंदर है बल्कि बहुत विनम्र भी है। मैं सकुरा देश, जापान की ओर से इसका विरोध करता हूं। मैं लाइट हाउस देश, अमेरिका की ओर से भी विरोध दर्ज कराता हूं। ड्रैगन देश के दर्शकों ने भी तुरंत जवाब दिया। किस्मत भी ताकत का ही हिस्सा होती है। हमारा महान देश निदेशक की कृपा का पात्र बना है। तुम लोग बस जल रहे हो। ड्रैगन देश जिंदाबाद। अब मेरी दादी कम से कम 10 साल और जिएंगी। उसी समय ड्रैगन देश के सर्वोच्च रणनीतिक मुख्यालय का दरवाजा खुला। एक अधिकारी भागता हुआ अंदर आया। रिपोर्ट, ब्रिटिश साम्राज्य के सम्राट का फोन आया है। वे इस विशेष व्यवहार का कारण जानना चाहते हैं। दूसरा अधिकारी बोला। रिपोर्ट, सकुरा देश के प्रधानमंत्री ने भी स्पष्टीकरण मांगा है। तीसरा बोला। रिपोर्ट, लाइट हाउस देश और उसके सहयोगी देशों ने संयुक्त रूप से दबाव बनाया है। वे जानना चाहते हैं कि आपके खिलाड़ी के साथ ऐसा विशेष व्यवहार क्यों हो रहा है, ताकि पूरी मानवता की सहायता की जा सके। यह सुनते ही बैठक में बैठे एक वरिष्ठ अधिकारी गुस्से से बोले। स्पष्टीकरण? किस बात का? जब उनके खिलाड़ियों को फायदा मिलता था तब तो वे घमंड से फूले नहीं समाते थे। अब जब हमारे देश को बढ़त मिली है तो उन्हें जवाब देने की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। पूरा सभागार तालियों और नारों से गूंज उठा। उधर जवाब न मिलने पर दूसरे देशों ने मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग का गहराई से अध्ययन शुरू किया। करीब 10 देशों के खिलाड़ियों का पहला मरीज भी फेंगशी राक्षस ही था। उन्होंने तुरंत अपने पहले संकेत, हिंट, का उपयोग किया। अमेरिका का खिलाड़ी मार्शल जॉन भी उनमें से एक था। वह एक प्रशिक्षित मरीन अधिकारी था। मजबूत मानसिकता होने के बावजूद वह राक्षस को देखकर घबरा गया। तभी उसके कान में देश के अधिकारियों की आवाज आई। मार्शल, वह राक्षस गर्भवती है। ड्रैगन देश के खिलाड़ी ने यही बीमारी पहचानकर इलाज किया है। तुम भी बिल्कुल वही करो। मार्शल के चेहरे पर खुशी आ गई। बहुत बढ़िया, अब तो उत्तर मिल गया। उसने आत्मविश्वास से कहा। श्रीमान फेंगशी राक्षस, मुझे आपकी बीमारी पता है। आप गर्भवती हैं। इतना सुनते ही राक्षस आग बबूला हो गया। क्या कहा? मैं गर्भवती हूं। मार्शल उसकी आंखों में देखते ही डर गया। वह अनायास से कदम पीछे हट गया। जी हां, आप गर्भवती हैं। राक्षस दहाड़ा। एक नर राक्षस गर्भवती कैसे हो सकता है? तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मार्शल तुरंत अपने मार्गदर्शक की ओर मुड़ा। आप मेरी बात की पुष्टि करेंगे, है ना? लेकिन मार्गदर्शक ने बिना कुछ बोले केवल ठंडी नजर से उसे देखा। उसकी डरपोक हरकत देखकर राक्षस और भड़क उठा। तो बताओ, इलाज कैसे करोगे? मार्शल ने पसीना पोंछते हुए कहा। बस आप लेट जाइए। मैं चैनसो से आपका पेट खोलकर बच्चे को बाहर निकाल दूंगा। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि राक्षस ने आगे बढ़कर जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर दे मारा। घटिया इंसान, तू मेरा पेट काटना चाहता है? क्या मैं इतना मूर्ख हूं कि तेरे झांसे में आ जाऊं? धड़ाम। मार्शल हवा में उछल गया। उसके मुंह से खून निकल पड़ा। वह अविश्वास से सोचने लगा। मैंने तो बिल्कुल वही किया जो संकेत में बताया गया था। फिर भी ऐसा क्यों हुआ? तभी अमेरिकी अधिकारी समझ गए। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात नजरअंदाज कर दी थी। ड्रैगन देश के खिलाड़ी ने पहले अपने आत्मविश्वास से राक्षस को पूरी तरह काबू में किया, उसे जंजीरों से बांधा और उसके बाद ऑपरेशन किया। अब उन्हें एहसास हुआ, ड्रैगन देश का खिलाड़ी जितना साधारण दिखाई देता है, वास्तव में उससे कहीं अधिक असाधारण है। कुछ देर बाद मेरा दूसरा मरीज अंदर आया। मैंने हमेशा की तरह शांत स्वर में कहा, पहले अपना परिचय दो, फिर अपनी बीमारी बताओ। वह बोला, मैं अस्थिभक्षी राक्षस, बोन ईटिंग डीमन।
मुझे हर तरह के जीवों की हड्डियां खाना पसंद है। कुछ समय पहले मैंने एक मकड़ी राक्षस को खा लिया। उसके बाद उसके शव के श्राप से मेरे सिर पर बहुत सारी आंखें उग आई। इतना कहकर उसने सिर पर बंधी सफेद पट्टी खोल दी। क्षण भर में उसका सिर अनगिनत आंखों से भर गया। ये दृश्य देखकर लाइव प्रसारण में बैठे दर्शकों की रूह कांप गई। हे भगवान, ये कैसी डरावनी चीज है। मेरे तो पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मैं बिल्कुल शांत रहा। मैंने उसे ध्यान से देखते हुए पूछा, बस यही समस्या है? क्या ये आंखें अभी भी बढ़ रही हैं? मेरी इस अद्भुत शांति को देखकर अस्पताल की निदेशक भी हैरान रह गई। अस्थिभक्षी राक्षस कुछ बोलने ही वाला था कि उसके सिर की सारी आंखें एक साथ इधर उधर घूमने लगी। वह दर्द से करा उठा। उसका शरीर डगमगाया और वह जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद उसने फिर सिर पर पट्टी बांध ली। तभी जाकर उसे राहत मिली। वह बोला, डॉक्टर, आपने देखा, यही मेरी बीमारी है। पहले मैं केवल 2 आंखों से दुनिया देखता था। अब इतनी सारी आंखों से एक साथ अलग अलग दृश्य दिखाई देते हैं। सभी तस्वीरें मेरे दिमाग में एक साथ आ जाती हैं। मेरा सिर फटने लगता है। उसकी बात सुनकर मैं अपनी कुर्सी से उठा और उसके चारों ओर घूम घूम कर उसे ध्यान से देखने लगा। मेरे सामने खड़ी निदेशक उम्मीद भरी नजरों से मुझे देख रही थी। उन्हें विश्वास था कि अस्थिभक्षी राक्षस की बुद्धि इतनी विकसित नहीं थी कि वह इतनी अधिक दृश्य जानकारी एक साथ संभाल सके। अस्पताल की निदेशक मन ही मन सोच रही थी, इसी वजह से इसके सिर में असहनीय दर्द होता है। अगर इसकी कुछ आंखों को पलकों से ढक दिया जाए तो शायद ये ठीक हो जाए। लेकिन पता नहीं ये लड़का सही बीमारी पहचान पाएगा या नहीं। उसी समय मैंने अस्थिभक्षी राक्षस की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हारे लिए 2 इलाज सोच चुका हूं। राक्षस चौंक कर बोला, डॉक्टर, आपको इतनी जल्दी इलाज का तरीका मिल गया। लाइव प्रसारण देख रहे विदेशी दर्शक इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। ये असंभव है। इतनी जल्दी कोई इलाज कैसे सोच सकता है? ये बस डींगे मार रहा है। पहले वाले मरीज में इसकी किस्मत अच्छी थी। ऊपर से अस्पताल की निदेशक इसका साथ दे रही है। यहां तक कि अस्पताल की निदेशक भी थोड़ा हैरान थी। इसने 2-2 इलाज कैसे सोच लिए? मेरे दिमाग में तो सिर्फ एक ही तरीका आया था। मैंने आगे पूछा, तुम्हारे सिर की सारी आंखें एक साथ निकली थी या धीरे धीरे? राक्षस ने तुरंत उत्तर दिया, सब एक साथ निकली थी। डॉक्टर, कृपया मेरी मदद कीजिए। अगर आप मुझे ठीक कर देंगे तो मैं आपको और भी कीमती इनाम दूंगा। मैंने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा इलाज हो जाएगा, लेकिन इसके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। थोड़ा दर्द होगा, इसलिए पहले तुम्हें बांधना पड़ेगा। अस्थिभक्षी राक्षस का स्वभाव पहले वाले फेंगशी राक्षस से कहीं बेहतर था। वह बिना विरोध किए अस्पताल के बिस्तर पर लेट गया। मैंने लोहे की जंजीरों से उसे अच्छी तरह बांध दिया। उसने उत्सुकता से पूछा, डॉक्टर, अब क्या करेंगे? मैंने अपनी नई मिली फेंगशी मास्टार निकाली। फिर बोला, इसी से तुम्हारी अतिरिक्त आंखें निकाल दूंगा। यह सुनकर अस्पताल की निदेशक की आंखें फैल गई। कमाल है, अभी अभी मिला हुआ उपकरण, और इसने तुरंत उसका सही उपयोग भी सोच लिया। इसकी सोचने की गति सचमुच अद्भुत है। लेकिन दर्शकों की राय बिल्कुल अलग थी। यह आदमी सच में इंसान है या शैतान? मुझे तो यह खुद भूतों से भी ज्यादा डरावना लग रहा है। ड्रैगन देश के अधिकारी भी एक दूसरे को देखने लगे। अब तो इसकी असली पहचान जानने की उत्सुकता और बढ़ गई है। जनरल चेन शायद इसके घर पहुंच चुके होंगे। उम्मीद है वहां से कुछ जानकारी मिलेगी। भयावह दुनिया में अस्थिभक्षी राक्षस कांपते हुए बोला, डॉक्टर, आप अभी जो कह रहे थे, क्या सचमुच वही करेंगे? मैंने सिर हिलाया। हां, दर्द होगा, लेकिन सहना पड़ेगा। राक्षस घबराकर चिल्लाया, नहीं डॉक्टर, जरूर कोई दूसरा तरीका भी होगा,
लेकिन मैंने उसकी विनती पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने शांत स्वर में कहा, इलाज में दर्द तो होगा ही। जब सारी अतिरिक्त आंखें निकल जाएंगी तब तुम्हें हमेशा के लिए राहत मिल जाएगी। इतना कहकर मैंने उसके माथे के बीच वाली एक आंख पर कटार रखी। कटार की विशेष शक्ति सक्रिय होते ही ऐसा लगा मानो वह स्वयं जीवित हो। मेरे हाथ के साथ घूमती हुई वो सटीक कोण पर चली और अगले ही पल एक आंख पूरी तरह बाहर निकल आई। बहुत दर्द हो रहा है, मैं इलाज नहीं करवाऊंगा। अस्थिभक्षी राक्षस की चीखें पूरे उपचार कक्ष में गूंजने लगी। लेकिन मेरे हाथ बिल्कुल नहीं रुके। अब अस्पताल की निदेशक का रवैया भी बदल चुका था। वह पहले से कहीं अधिक सम्मानपूर्वक मेरे साथ खड़ी थी। यहां तक कि उन्होंने स्वयं मेरी सहायता करनी शुरू कर दी। उन्होंने मन ही मन सोचा, पहले मुझे लगा था कि ये किसी बड़े भूत का पसंदीदा इंसान है, इसलिए बस थोड़ा ध्यान रख लेना काफी होगा। लेकिन अब समझ में आ गया, इसकी बुद्धि, साहस और मानसिक शक्ति असाधारण है। ये अभी अभी भयावह दुनिया में आया है। इसके पास अपनी कोई शक्ति भी नहीं है, फिर भी ये दो राक्षसों को डरा चुका है। ऐसी प्रतिभा और ऊपर से शक्तिशाली भूतों का संरक्षण, भविष्य में ये अवश्य महान बनेगा। उधर सकुरा देश, जापान के भयावह खेल नियंत्रण केंद्र में कर्मचारी लगातार लाइव प्रसारण का विश्लेषण कर रहे थे। एक अधिकारी ने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट, टोकुगावा इचिरो ने पहला मरीज सफलतापूर्वक ठीक कर दिया है। हालांकि उसे हल्की चोट लगी, लेकिन मिशन पूरा हो गया। अब उसका दूसरा मरीज आ चुका है, वह भी एक अस्थिभक्षी राक्षस है। मुख्य अधिकारी तुरंत बोले, जल्दी पता लगाओ, क्या किसी और देश के खिलाड़ी को भी यही मरीज मिला है? कर्मचारी ने उत्तर दिया, जी, ड्रैगन देश के खिलाड़ी का दूसरा मरीज भी यही राक्षस है और उसने इलाज भी शुरू कर दिया है। ये सुनते ही जापानी अधिकारी उत्साह से खड़े हो गए। अगर टोकुगावा को इलाज समझ में नहीं आए तो तुरंत ड्रैगन देश वाला तरीका बता देना। लेकिन कर्मचारी ने हिचकिचाते हुए कहा, सर, शायद वह तरीका काम न करे। क्यों? क्योंकि ड्रैगन देश के खिलाड़ी का इलाज राक्षस की सारी अतिरिक्त आंखें निकाल देना है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। काफी देर बाद किसी ने कहा, यह तो आत्महत्या है, क्या इससे राक्षस हमला नहीं करेगा? कुछ देर तक वीडियो देखने के बाद उन्होंने पाया, अस्थिभक्षी राक्षस फेंगशी राक्षस जितना हिंसक नहीं था। इसलिए उन्होंने भी वही योजना अपनाई। टोकुगावा ने राक्षस को बांध दिया, फिर आत्मविश्वास से मुस्कुराकर बोला, मुझे तुम्हारा इलाज मिल गया है। उसने सामान्य सर्जिकल चाकू निकाला। इलाज है, तुम्हारी अतिरिक्त आंखें निकाल देना। राक्षस तुरंत डर से कांपने लगा। टोकुगावा को यह देखकर अजीब संतोष मिला। पहले मरीज से अपमानित होने के बाद अब पहली बार उसे आत्मविश्वास महसूस हुआ। उसने पूरी ताकत से चाकू आंख में घूम दिया। राक्षस दर्द से चीख उठा, लेकिन अगले ही पल टोकुगावा का चेहरा बदल गया। ये क्या? उसकी साधारण सर्जिकल चाकू आंख को काट ही नहीं पा रही थी। आंखें इतनी मजबूत थी कि पूरी ताकत लगाने पर भी केवल हल्की सी खरोंच आई। वह तुरंत अपने मार्गदर्शक की ओर देखने लगा। मार्गदर्शक हंस पड़ा। मैं सोच रहा था, तुमने कोई महान उपाय खोज लिया है, लेकिन अस्थिभक्षी राक्षस वर्षों तक शक्तिशाली राक्षसों की हड्डियां खाता है, इसलिए उसका पूरा शरीर बेहद मजबूत होता है। इस साधारण चाकू से सारी आंखें निकालनी हो तो पूरा एक दिन लग जाएगा। और याद रखो, 10 मरीजों का इलाज किए बिना खेल समाप्त नहीं होगा। टोकुगावा का चेहरा पीला पड़ गया। वो समझ गया कि अगर समय निकल गया तो परिणाम बहुत भयानक होंगे। उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, ड्रैगन देश का खिलाड़ी आखिर ये कैसे कर पाया? इसी बीच उसकी नजर राक्षस से मिली। राक्षस ने ठंडी आवाज में कहा, डॉक्टर, लगता है तुम्हारा इलाज काम नहीं कर रहा। यह सुनकर टोकुगावा के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। राक्षस तो केवल इलाज की उम्मीद में खुद बंधा था।
अगर वह ठीक नहीं हुआ तो आगे क्या होगा, यह सोचकर ही उसका दिल कांप उठा। फिर भी उसने दांत भींचकर कहा, चिंता मत करो, चाहे एक पूरा दिन लग जाए, मैं तुम्हारी सारी आंखें निकाल कर ही रहूंगा। उधर मैंने अस्थिभक्षी राक्षस की सारी अतिरिक्त आंखें सफलतापूर्वक निकाल दी थी। वह बिस्तर पर पड़ा था, कमजोर, थका हुआ, और अब विरोध करने की भी ताकत नहीं बची थी। मैंने पूछा, ऑपरेशन पूरा हो गया, अब कैसा महसूस हो रहा है? उसने धीरे धीरे आंखें खोली। कुछ क्षण अपने शरीर को महसूस किया, फिर अचानक खुशी से चिल्लाया, सिर नहीं घूम रहा, आंखों के सामने धुंध नहीं है, सिर दर्द भी गायब हो गया, मैं सचमुच ठीक हो गया। मैंने लापरवाही से कहा, अगर ठीक हो गए हो तो जल्दी निकलो, मुझे अभी और मरीज देखने हैं। ऑपरेशन की सारी बातें याद आते ही उसके मन में फिर डर भर गया। वह तुरंत बिस्तर से उछलकर खड़ा हो गया। मैं अभी जाता हूं, अभी। वह भागने ही वाला था कि मैंने उसे रोक लिया। रुको, मैंने उसकी ओर देखकर कहा, तुमने अतिरिक्त इनाम देने की बात कही थी, मुझे तुम्हारे सिर का वह कपड़ा पसंद आया। राक्षस ने तुरंत सिर से पट्टी उतार दी। अगर डॉक्टर को चाहिए तो ये अब आपकी है। वह मेरे पास आने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। उसने पट्टी कुर्सी पर रख दी, फिर कांपते हुए पूछा, डॉक्टर, और कोई आदेश? मैंने हाथ हिलाया, नहीं, अब जा सकते हो। यह सुनते ही वह मानो मौत के मुंह से बच निकला हो। वह बिजली की रफ्तार से उपचार कक्ष से बाहर भाग गया। शांत आत्मा सिरपट्टी, सोल कमिंग हेडस्कार्फ। मानव आत्माओं के सार से निर्मित ये विशेष वस्तु पहनने वाले के मन को तुरंत शांत कर देती है, मानसिक एवं आत्मिक हमलों से रक्षा करती है और धीरे धीरे आत्मा तथा मानसिक शक्ति को पुनर्स्थापित करती है। मैंने सिर पर बंधी शांत आत्मा पट्टी, सोल कमिंग हेडस्कार्फ को हाथ में लिया और मन ही मन सोचा, ये वस्तु आगे के इलाज में बहुत काम आ सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इससे मिलने वाली मानसिक सुरक्षा, सोल डिफेंस, इस भूतों से भरी भयावह दुनिया में मेरे जीवित रहने की संभावना को काफी बढ़ा सकती थी। ड्रैगन देश के दर्शक अब पूरी तरह उत्साहित हो चुके थे। एक और मरीज ठीक हो गया, अब तो हमारी बढ़त साफ दिखाई दे रही है। छिन चांगकोंग जिंदाबाद। पहले कई बार ड्रैगन देश लगातार हार चुका था, लेकिन इस बार सभी को पहली बार जीत की उम्मीद दिखाई दे रही थी। इसी के साथ हर किसी के मन में एक ही सवाल उठ रहा था, आखिर ये छिन चांगकोंग है कौन? ये डरावने खेल में इतना शांत और आत्मविश्वासी कैसे रह सकता है? उधर दूसरे देशों की स्थिति बिल्कुल उल्टी थी। सकुरा देश, जापान का खिलाड़ी टोकुगावा इचिरो पूरी ताकत से छोटे चाकू से अस्थिभक्षी राक्षस की आंखें निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी गति बेहद धीमी थी। इतनी देर में वह केवल 4 आंखें ही निकाल पाया था, जबकि राक्षस के सिर पर अभी भी 100 से अधिक आंखें बची थी। दर्द से तड़पता हुआ राक्षस चीख रहा था, इंसान, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। अगर तुमने मेरा इलाज नहीं किया तो आजाद होते ही सबसे पहले तुम्हें मार डालूंगा। यह सुनकर टोकुगावा और भी घबरा गया। इसी दौरान वास्तविक दुनिया में ड्रैगन देश के जनरल चेन शिंग अपने सैनिकों के साथ छिन परिवार के पैतृक घर पहुंच चुके थे। वह सोच रहे थे, डरावना खेल पूरे देश की किस्मत तय करता है, इसलिए कोई भी असामान्य बात बेहद महत्वपूर्ण है। छिन चांगकोंग को अस्पताल की निदेशक स्वयं मार्गदर्शन दे रही हैं, जबकि बाकी देशों को केवल साधारण कर्मचारी मिले हैं। पिछले सभी खेलों में लगभग सभी खिलाड़ियों की परिस्थितियां समान थी। शायद छिन चांगकोंग का रहस्य इसी हवेली में छिपा है। उन्होंने सामने खड़ी विशाल हवेली को देखा। वह कम से कम हजारों वर्गमीटर में फैली हुई थी। इतनी बड़ी हवेली गांव में भी करोड़ों रुपए की होगी, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में तो छिन चांगकोंग का परिवार एक साधारण परिवार बताया गया था। जनरल चेन कुछ कदम आगे बढ़े।
अचानक उनकी नजर मुख्य द्वार के बाहर लगी अनेक पट्टिकाओं पर पड़ी। उन पर लिखा था, गौरवशाली परिवार, तृतीय श्रेणी वीरता सम्मान, प्रथम श्रेणी वीरता सम्मान। लगभग सभी सैन्य सम्मान थे। जनरल चेन की आंखें फैल गई। तो छिन परिवार कई पीढ़ियों से सैनिक रहा है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में इसका कोई उल्लेख क्यों नहीं? उसी समय लगभग 15 वर्ष की एक लड़की बाहर आई। उसके हाथ में पारंपरिक लंबा भाला था। सामने इतने सारे सैनिक देखकर भी वह बिल्कुल नहीं घबराई। उसने शांत स्वर में पूछा, आप लोगों को किससे मिलना है? जनरल चेन आगे बढ़े। मेरा नाम चेन शिंग है। जैसा कि आप देख सकती हैं, मैं सेना का अधिकारी हूं। आपके बड़े भाई छिन चांगकोंग को ड्रैगन देश का प्रतिनिधि चुना गया है। हमें आदेश मिला है कि उनके परिवार की सुरक्षा करें। कृपया अपना सामान तैयार कीजिए। हम आपको सैन्य सुरक्षा क्षेत्र में ले चलेंगे। वहां आपकी सुरक्षा भी बेहतर होगी और रहने की सुविधाएं भी। साथ ही हमें आपके परिवार के बारे में कुछ जानकारी भी चाहिए। लड़की, जिसका नाम छिन मिंग्युए था, धीरे से सिर हिलाकर बोली, मैं आपको हमारे परिवार की जानकारी दे सकती हूं, लेकिन मैं ये हवेली छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हमारे परिवार का नियम है, जब तक देश पर कोई बड़ा संकट न हो, इस पैतृक हवेली में हमेशा परिवार का कम से कम एक सदस्य रहना ही चाहिए। जनरल चेन का चेहरा गंभीर हो गया। उन्हें लगा कि इस नियम के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। उन्होंने समझाया, अब पूरा देश संकट में है। विदेशी ताकतें तुम्हारे भाई को नुकसान पहुंचाने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर सकती हैं। तुम्हारी सुरक्षा सिर्फ तुम्हारा निजी मामला नहीं है। लेकिन छिन मिंग्युए कुछ देर चुप रहीं। फिर बोली, मैं फिर भी यहां से नहीं जाऊंगी। हां, लेकिन हाल ही में मुझे एक अजीब बात पता चली है। मुझे लगता है हमारे परिवार की ये हवेली डरावने खेल से जुड़ी हुई है। भैया के खेल में जाने के बाद यहां कई विचित्र घटनाएं होने लगी हैं। अगर आप चाहें तो मेरे साथ अंदर चलिए, मैं आपको सब दिखाती हूं। यह सुनकर सभी सैनिक सतर्क हो गए। अंदर जाते हुए छिन मिंग्युए बोली, हमारे परिवार की ये हवेली 1000 साल से भी अधिक पुरानी है। भैया के जाने के बाद हवेली के अधिकांश हिस्से किसी रहस्यमयी शक्ति से सील हो गए हैं। अब केवल वही हिस्सा खुला है जहां मैं और भैया रहते थे, और माँ पापा का कमरा। जनरल चेन ने चारों ओर ध्यान से निरीक्षण किया। मिंग्युए आगे बोली, शुरुआत में तो माँ पापा का कमरा भी बंद था, लेकिन भैया के डरावने खेल में प्रवेश करने के बाद उस कमरे से रोशनी निकलने लगी। तभी हमें इस बदलाव का पता चला। जनरल चेन सोचने लगे, वास्तविक दुनिया में ऐसा कोई नहीं कर सकता। क्या भयावह दुनिया की कोई शक्ति यहां आ चुकी है? उन्होंने तुरंत अपने सहायक को आदेश दिया, ऊपर रिपोर्ट भेजो। छिन परिवार की स्थिति अत्यंत विशेष है। छिन मिंग्युए को किसी भी हालत में यहां से नहीं हटाया जाएगा। हवेली के आसपास सैनिकों की स्थायी तैनाती की जाए और विशेषज्ञों की टीम तुरंत यहां भेजी जाए। उधर भयावह दुनिया में छिन परिवार से जुड़े अनेक शक्तिशाली भूत भी जैसे किसी परिवर्तन को महसूस कर रहे थे। वे धीरे धीरे सक्रिय होने लगे, लेकिन मुझे इन सब बातों की बिल्कुल खबर नहीं थी। पूरा दिन मरीजों का इलाज करते करते मेरी गति लगातार बढ़ती जा रही थी। मेरे पीछे टंगे थैले में राक्षसों के हाथ, आंखें और तरह तरह के अंग भरे पड़े थे। मेज पर कई विशेष वस्तुएं रखी थी। आत्मा शांत करने वाली पट्टी, विशेष चाकू, चांदी की लंबी सुई और दूसरे मरीजों से मिले अनेक दुर्लभ पुरस्कार। अब मैं छठे मरीज का इंतजार कर रहा था, जबकि बाकी देशों के अधिकांश खिलाड़ी अभी भी तीसरे मरीज से आगे नहीं बढ़ पाए थे। तभी उपचार कक्ष का दरवाजा खुला। एक बेहद सुंदर युवती ने अंदर झांककर पूछा, माफ कीजिए, क्या यही उपचार कक्ष है? मैंने सिर हिलाया। जैसे ही वो अंदर आई, सभी दर्शक दंग रह गए। उसका ऊपरी शरीर एक खूबसूरत महिला जैसा था, लेकिन कमर के नीचे वह एक विशाल मकड़ी राक्षसी थी।
उसकी एक टांग पूरी तरह टूटकर लटक रही थी। लाइव प्रसारण में लोग चौंक उठे। ऊपर से इतनी सुंदर और नीचे से इतनी डरावनी, लेकिन मैं बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ। मैंने सामान्य स्वर में पूछा, अपनी बीमारी बताइए। मकड़ी राक्षसी बोली, मैं एक स्पाइडर डेमन हूं। कुछ समय पहले दूसरे राक्षस से लड़ाई में मेरी एक टांग टूट गई। कृपया मेरा इलाज कर दीजिए। मैंने हल्का सा माथा सिकोड़ लिया। इतना बताने से कुछ समझ नहीं आएगा। अस्पताल की निदेशक बोली, भयावह दुनिया के बहुत से राक्षस साधारण जीवों जैसी जैविक विशेषताएं रखते हैं। मैंने सिर हिलाया और मकड़ियों की प्राकृतिक विशेषताओं के बारे में सोचने लगा। इसी समय अमेरिका के उच्च स्तरीय कमांड सेंटर में कमांडर कार्ल बेचैन होकर कमरे में टहल रहे थे। उन्होंने कहा, ड्रैगन देश का छिन चांगकोंग बहुत आगे निकल चुका है। हमें किसी भी कीमत पर उसे रोकना होगा। एक वैज्ञानिक ने रिपोर्ट दी, मकड़ियां कैंचुल, मोल्ट बदलकर अपने टूटे हुए अंग दोबारा उगा सकती हैं। अगर स्पाइडर डेमन को पर्याप्त भोजन दिया जाए तो उसकी कैंचुल जल्दी बदल सकती है और टूटी हुई टांग फिर से उग जाएगी। कार्ल ने तुरंत कहा, नहीं, यह स्तर बहुत आसान है। हमें उसे सफल नहीं होने देना चाहिए। पहले से बचाकर रखी गई विशेष प्रतियोगी वस्तुओं का उपयोग करो। अगर सीधे उसे नहीं मार सकते तो उसके इलाज को असफल बनाओ। जापान, भारत और दूसरे सहयोगी देशों से तुरंत संपर्क करो। हर कीमत पर छिन चांगकोंग को रोकना होगा। एक अधिकारी बोला, सर, हमारे पास सीधे दूसरे संसार में खिलाड़ी को मारने वाली वस्तु नहीं है, लेकिन कुछ निषिद्ध वस्तुएं वहां के राक्षसों को प्रभावित कर सकती हैं। कार्ल ने पूछा, जैसे? उत्तर मिला, कनाडा के पास एक निषिद्ध वस्तु है जिसका नाम है संरक्षण शाप वेदी, प्रोटेक्शन कर्स ऑल्टर। यदि उसमें 500 किलोग्राम अनाज की बलि दी जाए तो किसी लक्ष्य की भूख को बहुत कम किया जा सकता है। कार्ल चौंक गए। भूख कम करके हम छिन चांगकोंग को कैसे रोकेंगे? विशेषज्ञ ने समझाया, अगर स्पाइडर डेमन भरपेट खाएगी तो वह कई बार कैंचुल बदलकर अपनी टूटी हुई टांग खुद ही ठीक कर लेगी। लेकिन यदि हम शाप के जरिए उसकी भूख खत्म कर दें तो वह कैंचुल नहीं बदल पाएगी और तब छिन चांगकोंग उसके इलाज में असफल हो जाएगा।